नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं। विवाह में वैदिक रीति से कई रस्में होती हैं और कुछ व्यवहारिक रस्में भी होती हैं, और वह व्यवहारिक रस्में क्यों होती हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। विवाह एक ऐसा जीवन का मांगलिक कार्य है जो हमारी जीवन को एक नई डगर पे ले जाता है और हमारा जीवन, एक नया जीवन, हमारी राह खुलती है और हमारे परिवार में सदस्यों में वृद्धि होती है। एक पत्नी आती है और पत्नी के पास एक पति आता है। एक नए परिवार में अपने आप को जोड़ता है आदमी, सेतु है। और इसको करने के लिए बहुत प्राचीन काल से ही वैवाहिक जीवन कैसे बनाएं, क्या करें, उसके कई तरह की वैदिक रीति रिवाज है, यज्ञ हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक रस्में भी होती हैं, उनकी पालना की जाती है। सबसे पहले जो होता है, एक रोका का प्रोग्राम होता है। जो ही वर वधू को आपस में समझ हो जाती है कि इससे शादी करना है, इससे ये करना है, तो वर के सबसे पहले लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं। लड़की को पसंद आने पे उसके हाथ में श्रीफल देते हैं या कुछ धन देते हैं, पैसा देते हैं। उस वक्त हम कुछ कपड़ा वगैरह नहीं देके केवल पैसा देते हैं। 101, 501, 1001, 2001, जो आपकी सामर्थ्य हो, और एक मिठाई का डब्बा देते हैं। इसे रोका का प्रोग्राम कहते हैं। आपस में मिठाई खिलाना, शुभ काम चालू हो गया, हम आपस में पसंद हो गया है। रघुकुल रीत सदा बनी आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक तरह से रोका एक तरह से एक वादा है, वचन है। हम वचन करके उस रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हैं। और रोका का एक फंक्शन छोटा मोटा ही होता है। घर के 4-5 सदस्य होते हैं, ज़्यादा हो तो बुआ, चाचा, मामा आ जाते हैं। कुछ लिमिटेड लोगों में आपसी समझ से एक रोका टाइप होता है। यह सगाई नहीं है, सगाई अलग होती है। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन होता है वह होती है गोद भराई, जिसे हम छोटी सगाई भी कहते हैं या सगाई का फंक्शन भी कहते हैं। इसमें हम बहुत सारे फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं और लड़के वाली लड़की की गोद भरते हैं। वो तो फलो नहाओ, तो यानी लड़की का 2 बार गोद भराई होती है। पहली तो अनमैरिड होती है, सगाई के पहले बहुत सारी चीज़ें, मिठाई ले जाते हैं। यह उसके वंश चलाने के बारे में हम सोचते हैं। और दूसरी गोद भराई की रस्म, जब वो प्रेग्नेंट होती है, कंसीव हो जाती है, और 8वें महीने के बाद उसके माता पिता उसकी गोद भराई करते हैं। तो यह गोद भराई का अलग सिस्टम होता है, वो अलग होता है। तो उसका वंश चलाने के लिए गोद भराई की रस्म की जाती है। गोद भराई के बाद शादी का जो फंक्शन होता है, उसमें एक हल्दी की रस्म होती है। हल्दी की रस्म में क्या होता है, जातक और जातिका को दोनों को ही सरसों का तेल, दही और हल्दी मिलाकर एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई जाती है और घर की महिलाओं द्वारा उनके बॉडी के पार्ट्स में हाथ, पांव, चेहरे पे लगाया जाता है। उनको सुंदर बनाने की एक प्रक्रिया है। जो उनमें रंग रूप ईश्वर ने दिया, उसमें कांतिमय आता है, उसमें थोड़ा सा बहुत तेज आता है। और हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। उनकी बॉडी में कुछ नेगेटिव चीज़ हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ भी हैं, तो उनके बॉडी को, नेगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह काम करती हैं। हल्दी लगाने से विवाह के बाद उनके शरीर में कोई चर्म रोग या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स भी है, तो ये वैज्ञानिक पद्धति के तरीके से हम शरीर में लगाते हैं। इसके बाद में एक और रस्म होती है जिसे स्नान कराते हैं। घर की 4 महिलाएं, पुरुष और महिला, उसके ऊपर लोटे से जल डालते हैं ऊपर, और उसमें थोड़ा हल्दी डली हुई होती है पानी में। यह एक तरह से एक रीति रिवाज ऐसा है कि बच्चा छोटे नहीं हो गए। अभी तक आपको हम नहलाते थे, अब और नहला रहे हैं, आगे से आपको स्नान खुद करना है।
तो ये स्नान कराने का सिस्टम है। और सब लोग हल्दी के उसके ऊपर से, सिर के ऊपर से डालते हैं। और आजकल तो इस रस्म को बहुत शॉर्ट में कर दिया, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जाके आते हैं लड़कियां वगैरह, तो उसको पानी से नहा के ख़राब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में उसको पीली की जो रस्म, हल्दी की रस्म करने के बाद यह करते थे। उसके बाद अगली जो रस्म होती है हल्दी लगाने की होती है। हल्दी लगाने के बाद मेहंदी लगाने की होती है। विशेष रूप से लड़का और लड़की दोनों को ही मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी में क्या विशेषता है? मेहंदी एक शुभता का प्रतीक है। कलर उसका लाल है, सूखने के बाद यानी कलर उसका हरा है और सूखने के बाद लाल कलर हो जाता है। और अब मेहंदी की खुशबू अपने आप में जोरदार है और इसका शुभता से बहुत ही संबंध है। और यह शुभता जीवन में बहुत रंग लाती है। यानी यहाँ बुध और मंगल दोनों ही एक साथ ग्रह प्रभावी होते हैं। एक रस्म और है कंगन पहनाने की। जब ये रस्म हो जाती है तो कंगन पहनाते हैं, जिसमें लोहे का चक्र, कौड़ी, मोती आदि बहुत सारे 3-4 आइटम लगाते हैं। और लड़का और लड़की के दोनों के ही कंगन पहनाते हैं। उसमें सूत से बनता है कंगन और विशेष कंगन होता है। इसको अभिमंत्रित किया जाता है और यह पहनाने का रिवाज है। यहाँ मर्यादा और सब चीज़ें, मोती, शांति और शुभता की चीज़ों का विशेष रूप से सम्मिश्रण कर जातक और पुत्र, वधू और वर दोनों के ही जीवन में, आने वाले जीवन में शांति बनाए रखने के लिए यह रस्म की जाती है। सेहरा बांधना, एक सेहरा बांधने का भी रस्म है। सेहरा बांधकर जो सेहरा बनता है, कई बार पहले कुछ ज़माने में, ये बाद में प्रकृति बनी, किसी वधू या वर को चेहरा दिखाते नहीं थे और चांदी का प्रतीकात्मक सिर पे लगाते थे। चांदी का सेहरा बनता था और वह बना के और उसके चेहरे के आगे लगाते थे, जिससे उसको लोग बाग, जो आपने तय कर दिया है, कोई लड़की का चेहरा नहीं देखे और लड़के का कोई चेहरा नहीं देखे। और उसके बाद सभी लोग जो परिवार के सदस्य हैं, यह रिवाज बहुत समय से, प्राचीन समय से था और यह मुस्लिम शासकों के शासन होने के बाद काफ़ी हद तक बढ़ गया। घोड़ी पे बैठ के दूल्हा जाता है और बारात लेके जाता है। अब घोड़ी ही क्यों किया जाता है? घोड़ी का मतलब यह है कि घोड़ी जो जानवर है, पशुओं जितने भी जानवर हैं उसमें सबसे ज़्यादा कामुकता, सेक्स की प्रति घोड़ी का ज़्यादा होता है। और जीवन में सेक्स के प्रति रुझान रहे, अच्छा रहे और घोड़ी जितना बर्ताव रहे, तो घोड़ा नहीं बैठ के घोड़ी पे बैठते हैं। साथ में ही घोड़ी को चने की दाल खिलाते हैं सबसे पहले, और घोड़ी पे बैठने के पहले उसको चने की दाल खिला के, ये रिवाज है, व्यवहारिक रिवाज। उससे हमारे जीवन में घोड़े की तरह प्रगति करना और ताकतवर बनना, जीवन में ताकत की भी बहुत आवश्यकता होती है। हॉर्स पावर, आज के युग में भी हॉर्स पावर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसको भी आकलन किया जाता है। तो जीवन में पुरुषों में जो बारात लेके जाता है उसमें हमेशा ताकत बनी रहे, जीवन से लड़ने की, समाज से लड़ने की और अपनी वधू की रक्षा करने के लिए उसमें हमेशा अच्छे पॉजिटिव विचार बने रहें। इसलिए घोड़ी पे बैठकर जाता है। कई बार हम देखते हैं सबसे उसमें स्टार्टिंग जब पहुंचते हैं तो गोत्र का उच्चारण होता है। प्रैक्टिकल में ऐसे चलता है। गोत्र उच्चारण का मतलब क्या है? एक दूसरे को अपने कुल के बारे में, अपने परिवार के बारे में, किसका बेटा, किसका पोता, और गोत्र का उच्चारण करके, या आपको अभी भी संशय हो हमारे बात में तो आप अभी से भी रिश्ता विखंडित कर सकते हैं, रिश्ता तोड़ सकते हैं। यानी स्पष्टता करना जीवन में कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या हैं, यह स्पष्ट करने के लिए गोत्र का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद वरमाला का प्रोग्राम होता है। वर वधू को दोनों को ही आपस में माला पहनाई जाती है। एक तरह से पुराने ज़माने में स्वयंवर का प्रचलन था। उसमें स्वयंवर प्रथा में
लड़का लड़की जो पसंद आया है, इसका मतलब यह बताता है इस व्यवहार के रिवाज में कि हमें लड़का लड़की को अपनी पसंद से विवाह करना है। यहाँ किसी की ज़बरदस्ती नहीं है, उनको पसंद है तो यह रिश्ता करें, माला पहनाएं, अगर नहीं पसंद तो माला नहीं पहनाएं, विवाह को तोड़ दें वहीं पे। तो वर वधू को वरमाला पहनाने का एक व्यवहारिक सिद्धांतों से रिवाज है। कन्यादान किया जाता है, लड़की के पिता द्वारा लड़की का कन्यादान करने का रिवाज है। यह भी बहुत ही सटीक है। हमारे यहाँ लड़की को एक धन माना जाता है और उसका दान किया है तो लक्ष्मी माना जाता है, धन माना जाता है, और उसको किसी को सुपुर्द करते हैं। लक्ष्मी को विष्णु के हाथ सौंपते हैं क्योंकि जवाई को विष्णु मानते हैं। तो उनको वर वधू को हम जो कन्यादान का बहुत ही महत्व है, और कन्यादान करने से जीवन में सबसे बड़ा ऋण होता है हमारे पूर्वजों के प्रति, और हमारे जीवन कर्तव्यों में उसको पूरा करते हैं हम, और इसके लिए भाग्यशाली होते हैं जो कन्यादान करने का जिनको अवसर मिलता है। इसके अलावा मांग भरने का और मंगलसूत्र पहनाने के ये रिवाज भी होते हैं। साथ में ही 7 फेरे होते हैं, 7 प्रतिज्ञाएं होती हैं। तो वैवाहिक जीवन का बहुत बड़ा रस्मों का सिस्टम है। मैंने आपको सूक्ष्म में बताने का प्रयास किया है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।